अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कामयाब ज़िंदगी का सफ़र के एक नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली जान। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान अली ख़ान साहब, जो अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त देते हैं और मुआशरे की भलाई के हवाले से हमसे बात करते हैं, हमें मशवरे देते हैं। तो नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जो ना कि पूरी दुनिया में डिस्कस किया जाता है बल्कि उसको कामयाबी का ज़ामिन भी समझा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश। नाज़रीन, इंग्लिश पूरी दुनिया में डिस्कस किया जाता है कि किसको इंग्लिश आती है, किसको इंग्लिश नहीं आती, कौन अच्छी इंग्लिश बोलता है, कोई हल्की इंग्लिश बोलता है। और लोगों के स्टेटस का अंदाज़ा इंग्लिश की बोलने से लगाया जाता है। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे उस्मान अली ख़ान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? सर सबसे पहला तो हमारा टॉपिक हम जिस तरह हमने बताया, सबसे पहले हमें बताइएगा कि पूरी दुनिया में इंग्लिश को एक हवा बनाया हुआ है कि इंग्लिश अगर आपको नहीं आती तो आप जो है वो कुछ नहीं कर सकते। तो इंग्लिश ही क्यों? पूरी दुनिया में कितनी लैंग्वेजेस हैं लेकिन हम इंग्लिश पे ही क्यों ज़ोर देते हैं हमेशा? सही। देखें, जैसे आप डॉलर पे ज़ोर देते हैं, बहुत सारी और करेंसी, आप भी अपनी भी करेंसी है और बहुत सारे मामलात हैं, डॉलर पे क्यों ज़ोर देते हैं? ठीक है, ये बेसिकली ये सिंपल सी बात समझिएगा कि जिस दौर के अंदर जो भी कंट्रीज़, जो भी लोग दुनिया को लीड कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे आपकी अपना मुल्क है और आपके मुल्क के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उनका अपना मंशूर है, उनकी अपनी तरजीहात हैं, उनका अपना माइंड सेट है। और जिसकी जब हुकूमत आ जाती है तो जो उसका माइंड सेट है मजहबी हवाले से, दूसरों हवाले से, वो चीज़ें इंप्लीमेंट हो जाती हैं और लोगों को वो फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट चेंज होती है, नई गवर्नमेंट आती है, उसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, उसका जो माइंड सेट होता है, उसका जो विजन होता है, फिर लोगों को वो करना पड़ता है। इसी तरह दुनिया के अंदर भी एक हुकूमत होती है, एक लीडिंग कंट्री होती है, सुपर पावर बनती है। और वो किस बेस पे बनती है, वो अगर थोड़ा सा मैं नाजरीन को बता दूं तो सुपर पावर ना तो मेन पावर पे बनती है, ना ताकत पे बनती है, ना किसी और चीज़ पे बनती है। सुपर पावर बनती है टेक्नोलॉजी के ऊपर, इल्म के ऊपर। और जो कौमें इस फील्ड के अंदर टॉप पे होती हैं वो बेसिकली दुनिया को लीड करती हैं। अगर आप पैसे के हवाले से देखें तो आपकी बहुत सारी अरब कंट्रीज़ के अंदर बहुत पैसा है, बहुत कुछ है। मेन पावर देखें तो हमारे पड़ोसी इंडिया में बड़ी मेन पावर है, 1.25 अरब से ज़्यादा आबादी उनकी होगी। लेकिन अगर आपने कभी सुना है ये वर्ड कि भाई फ़लाँ बंदा जो है वो PhD के लिए दुबई जा रहा है, आला तालीम के लिए कुवैत जा रहा है, ब्रुनई जा रहा है, बहरीन जा रहा है, सऊदी अरब जा रहा है, नहीं सुना? कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। मीन्स के उन्होंने काम किया रिसर्च के ऊपर। तो आप कब लीड कर रहे थे? मुसलमान कब लीड कर रहे थे? जब अल बैरूनी, इब्नुल हैसम, ये सारे लोग, और आपकी यूनिवर्सिटीज़ थी, आपकी दस्तगाहें थी, बगदाद था, स्पेन था, दुनिया के अंदर माना जाता था इनको, तो ये आपके पास था। तो अब लीड कर रहे थे। जब आपने इधर से तवज्जो हटाई और आपकी तवज्जो चली गई ताजमहल और इन चीज़ों के ऊपर, तो आप नीचे आ गए। उसी दौर के अंदर बुनियाद रखी गई ऑक्सफोर्ड की और हार्वर्ड की और इन चीज़ों की, और उसकी वजह से वो टॉप के ऊपर आ गए। तो जो जिस मुल्क के अंदर टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ कैसी होती हैं, वो रैंकिंग बनती है रिसर्च के ऊपर कि रिसर्च वर्क उनका कितना अच्छा। रिसर्च मतलब रिसर्च कि वो प्रॉब्लम्स का, मसाइल का हल कैसा निकाल रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं। वो आते हैं टॉप के ऊपर। जब टॉप के ऊपर वो आते हैं तो फिर करेंसी भी उनकी चलती है, फिर लैंग्वेज भी उनकी चलती है, फिर कल्चर भी उनका वो रोल मॉडल बनता है। तो इसलिए जिस कौम का जिस दौर के अंदर आप रह रहे हैं तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं। आपका लिटरेचर, आपकी टेक्निकल, आपका रिसर्च, आपका सारा वर्क, आपका सिलेबस। अब आपने जब दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करना है, तो डेफिनेटली आप लोकल ज़बान के अंदर नहीं करेंगे, आप इंटरनेशनल लैंग्वेज के अंदर करेंगे। और एक अगर लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप इसके नुक्ते को समझाऊँ तो इसको कहते हैं लिंग्वा फ्रेंका। लिंग्वा फ्रेंका ये होती है कि अब पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट प्रोविंस हैं, उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। सिंध की सिंधी है, बलोची है, पश्तू है, उर्दू है, उर्दू पंजाबी है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस है, सराइकी है। ये सारी लैंग्वेजेस वो अपने इलाका में बोलते हैं। लेकिन जब वो आपस में नेशनल लेवल पे इंटरेक्ट करते हैं तो उसके लिए कॉमन लैंग्वेज सेलेक्ट की जाती है जिसको लिंग्वा फ्रेंका कहते हैं, तो वो उर्दू कहते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर अगर हर बंदा अपनी अपनी लैंग्वेज बोलेगा तो वो ना तो आपस में इंटरेक्शन होगा, ना एक दूसरे को समझ पाएंगे, ना दुनिया का निज़ाम चलेगा। तो फिर दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए फिर एक लैंग्वेज को सिलेक्ट किया जाता है एज अ लिंग्वा फ्रेंका, फिर दुनिया उसको फॉलो करती है। तो इस वक्त जो दुनिया की लिंग्वा फ्रेंका है वो है इंग्लिश, और जो करेंसी है वो है डॉलर। जब ये चेंज हो जाएगी दुनिया के अंदर, इसकी जगह कोई और आ जाएगी,
अल्लाह करे उर्दू आ जाए, फिर पूरी दुनिया उर्दू को फॉलो करेगी या चाइनीज़ को फॉलो करेगी। तो ये दुनिया का एक निज़ाम है। तो जो लिंग्वा फ्रिंका होती है उसी में दुनिया का निज़ाम चलता है। आप उससे कट ऑफ होगे तो आप दुनिया के निज़ाम से कट ऑफ होगे, आप आगे ग्रो नहीं कर सकते। अच्छा सर, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हम वापस पाकिस्तान की तरफ आते हैं कि हमारे पाकिस्तान में बल्कि एशिया में हमारे बच्चे बचपन से प्रेप से नर्सरी से उन्हें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पर जोर दिया जाता है, यहाँ तक कि वो मास्टर्स तक चले जाते हैं और वो इंग्लिश में ही मुख्तलिफ बुक्स पढ़ रहे होते हैं। लेकिन बात करने के हवाले से वो इतने यानी कि आदी नहीं होते कि वो किसी से कन्वर्सेशन कर सकें, बात कर सकें। उसकी क्या वजह कि बचपन से कोशिश करने के बावजूद इसमें फ़्लॉ हमारी तालीमी निज़ाम का है, हमारे टीचर्स का है? क्या फ़्लॉ बीच में आता है कि हमारे बच्चे 16 साल इंग्लिश बोलते रहते हैं लेकिन वो किसी से बात करने के काबिल नहीं होते? सही। आप मुझे ये इस सवाल का जवाब मैं आपसे पहले लूँगा कि आप बचपन से एक बंदे को जो है वो बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दें। 16 साल आप उसको बायोलॉजी की थ्योरी पढ़ाते रहें और 16 साल के बाद आप उसके सामने टास्क रखते हैं मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के, क्या वो कर पाएगा? कभी नहीं। ठीक है। इसी तरह से हमारे जो चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं वो बहुत सारी चीज़ें तो इर्रेलेवेंट होती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं थियोरेटिकल। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपको रियल लाइफ के अंदर यूज़ ऑफ लैंग्वेज चाहिए कि इस्तेमाल कैसे करनी है, उसका तरीका चाहिए। लेकिन आपको सारी ज़िंदगी सिखाया जा रहा है रूल्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, कि रूल्स क्या होते हैं लैंग्वेज बोलने के, कहाँ पे आपकी एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप स्पीकिंग, लिसनिंग या आपने कहीं प्रैक्टिस की हो। ठीक है, तो वो एक्टिविटी बेस्ड चीज़ नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमें अभी तक इस कॉन्सेप्ट को ही नहीं क्लियर पाए कि लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल। हमारे यहाँ लिटरेचर को जो है उसको लैंग्वेज समझा जाता है। उसको समझा जाता है कि जो लिटरेचर पढ़ रहा है असल में वो लैंग्वेज पढ़ रहा है, जिसे आप उर्फ़े आम में आप कहते हैं एम ए इंग्लिश। एम ए इंग्लिश सुनते हैं ना आप, एम ए इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है। अब किसी लैंग्वेज के एक्सपर्ट से अगर आप पूछेंगे क्या एम ए इंग्लिश लिटरेचर का लैंग्वेज से ताल्लुक है, वो कहेगा कभी भी नहीं। ये लिटरेचर की डिग्री है। आप नॉवल पढ़ रहे हैं, ड्रामा पढ़ रहे हैं, पोइट्री पढ़ रहे हैं, अमेरिकन क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं, प्रोज पढ़ रहे हैं। अगर आप इसको उर्दू में पढ़ेंगे तो इसे कहते हैं एम ए उर्दू अदब। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसे कहते हैं एम ए इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है। अब वो जो इंग्लिश का वर्ड आया क्योंकि आप शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, आप मिल्टन को पढ़ रहे हैं, इसलिए आप उसको इंग्लिश लिटरेचर कह रहे हैं। आप लैंग्वेज नहीं सीख रहे इसमें। अब जब आप पढ़ रहे हैं लिटरेचर और वो लिटरेचर पढ़ने के बाद मास्टर डिग्री आपने लिटरेचर में ली है, तो पढ़ा क्या रहे हैं आगे? लैंग्वेज। अब जिसने खुद नहीं उस प्रोसेस से गुजरा, वो नहीं पढ़ा, उसने आगे लैंग्वेज कैसे पढ़ानी है? ये बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये है। अब जो हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ जिसके ऊपर काम कर रही हैं, HEC जिसके ऊपर काम कर रहा है, वो है जो लैंग्वेज का जिसके थ्रू किया जाता है उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स। ठीक है। तो जो मास्टर्स करते हैं लिंग्विस्टिक्स में, MSc लिंग्विस्टिक्स करते हैं, वो बेसिकली स्टडी करते हैं लैंग्वेज को, वो बनते हैं लैंग्वेज टीचर। और फिर उनको लैंग्वेज टीचर बनने के लिए पढ़ना है TEFL। ठीक है, टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, TESOL। ठीक है। इस तरह की डिफरेंट डिग्रीज हैं और सर्टिफिकेशंस हैं कि लिंग्विस्टिक्स के साथ जब आप उनको पढ़ते हैं और वो सीखते हैं तो वो लैंग्वेज के टीचर हैं। उन्होंने फिर उसके ज़रिए आगे बच्चों को जब सिखाना है तो वो एक लैंग्वेज होगी और वो एक इंटरेक्टिव अंदाज के अंदर प्रैक्टिस के ज़रिए, रूल्स के खाली रूल्स नहीं, आपके जो रूल्स हैं उनका रोल है लैंग्वेज सीखने में 10 to 15%, 85% आपका जो है वो प्रैक्टिकल है। ठीक है। बट हमारे यहाँ 99% जो है वो रूल्स के ऊपर फोकस किया जाता है और उसका टेस्ट लिया जाता है। उनको सारे रूल्स आते हैं, वो 100 में से 100 नंबर भी ले लेंगे, लेकिन यूज़ की तरफ ना वो गए हैं ना प्रैक्टिस करवाई है। दैट्स व्हाई जब वो रियल लाइफ में आते हैं तो उन्होंने वो चीज़ सीखी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा सर, तो इसमें जो हमारे उस्ताद हैं उनका किरदार ज़्यादा होना चाहिए कि वो बच्चों को बचपन से प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा ध्यान दिलवाएं कि बच्चे इंग्लिश बोलें, ना कि उनको थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाए। क्या यही इसकी वजह है कि उनको बुलाया नहीं जाता, उनके साथ बात नहीं की जाती, सिर्फ थ्योरी की तरफ लगाया जाता है उनको? डेफिनेटली जब आप सीखने के लिए जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं या टीचर के पास जा रहे हैं, तो वो टीचर रिस्पॉन्सिबल है कि आपको वो चीज़ें करे। और दूसरी चीज़ है पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स घर के अंदर वो एनवायरनमेंट दें। अब इसको सीखने का तरीका समझिएगा आप कि लैंग्वेज सीखने के बेसिक डिफरेंट थीरीज़ हैं। मैं एक थीरी बयान कर रहा हूँ जिसके मुताबिक ये है कि आप नोम चॉम्स्की हैं, बड़ा नाम है जो इस फील्ड के अंदर, तो वो बेसिकली ये है कि आप लैंग्वेज जो बच्चा सीखता है वो पैदाइश से लेकर 11 से 12 साल की उम्र तक उसके अंदर अल्लाह ताला ने इनेट एबिलिटी रखी होती है कि वो कोई भी ज़बान सीख सकता है। ठीक है।
अब वो आप उससे उर्दू बोलें, पंजाबी बोलें, सराइकी बोलें, इंग्लिश बोलें, पश्तू बोलें, जो भी आप बोलेंगे वो सुन के सीख जाएगा। ठीक ठीक। ठीक है, ना आपने उसको ग्रामर पढ़ानी है, ना वकैब पढ़ानी है, ना क्लासें पढ़ानी है, ना आपने उसको लेसन देने हैं, ना आपने उसको असाइनमेंट देनी है, ना उससे प्रेजेंट, कुछ भी नहीं करना आपने सिर्फ माहौल देना है, उसके साथ बोलना है बात बस। करनी है, ठीक। तो वो बच्चा जो है उस एज में सीख जाएगा। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आपका बच्चा जब स्कूल में आता है, प्रेप लेवल पे आता है, तो वहाँ पे जो उस लेवल के जो टीचर हैं वो सही इंग्लिश बोलने वाले, सही प्रोनाउंसिएशन और लिंग्विस्टिक चीज़ें स्टडी की उन्होंने, और उसको सिर्फ एनवायरनमेंट दें, उसके साथ बोलें, वो बच्चा सीख जाएगा। गॉट इट। और वो जो सीखेगा वो उसकी फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर होगी, और वो इतनी एक्सपर्टीज उसके अंदर उसकी होंगी, इतना स्ट्रांग होगा कि वो शायद बाद में नहीं हो सकता। तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसको लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। दूसरा तरीका जो है लैंग्वेज सीखने का, वो 12 साल के बाद का है, यानी अडल्ट के लिए। जब वो बड़ा हो गया है तो अब उसकी वो एबिलिटी इतनी नहीं है कि आप सिर्फ सुन के अब उस तक को कर सके। अब उसको जो एनवायरनमेंट चाहिए, अब उसको 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1, उसको वो बेसिक्स चाहिए, यानी जिसे आप वो बेसिक इंग्रेडिएंट कहते हैं, ग्रामर है, वकैब है, प्रोनाउंसिएशन, ये बेसिक चीज़ें चाहिए। नंबर 2, उसको जो है एक एनवायरनमेंट, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए। पहले तो था ना जर्नल, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, सारे बोल रहे हैं वो सुन रहा है। अब उसको स्पेसिफिक क्लासरूम का एनवायरनमेंट चाहिए कि उसके अंदर रह के जहाँ वो प्रैक्टिस कर सके, वो कर सके चीज़ें। और तीसरी चीज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज टीचर। अब उसको टीचर चाहिए कि वो जो टीचर उस चीज़ को समझता है, टीचर ही एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, सारे मामलात करता है। तो अब उसके पास ये 3 चीज़ें होंगी, और इसके अंदर फिर वो टीचर की सुपरविजन के अंदर उस सिलेबस को पढ़ के, उसको प्रैक्टिस करके, अब वो जो है वो लैंग्वेज सीखेगा। तो इसको कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग। तो ये 2 डिफरेंट मेथड्स हैं। तो जो बच्चे हैं उनको आप शुरू में घर में भी अगर बोलने वाले हैं तो उनके साथ वो बोलें। स्कूल के अंदर इनिशियली आप उनको वो ट्रेन टीचर्स दें जिनकी लैंग्वेज खुद ठीक है, वो सिर्फ उनके साथ बोलें तो वो सीख लेंगे। जो बड़े हैं उनको फिर ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ इसके तहत फिर लैंग्वेज सीखनी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। बच्चों के लिए तो ये कहा जाता है कि बच्चों के पैदा होने के कुछ साल बाद तक वो रिकॉर्डिंग मोड पर होते हैं, यानी कि कुछ अरसे तक वो सिर्फ सुन रहे होते हैं और उसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और उस अरसे के बाद वो फिर जो बोलते हैं वो वही बोलते हैं जो उन्होंने पहले रिकॉर्ड किया होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चा जो होता है वो पैदाइश के बाद नहीं, बल्कि पैदाइश से पहले ही बच्चे की लिसनिंग स्टार्ट हो जाती है। जी जी। ठीक है, पैदाइश से पहले वो लिसनिंग स्टार्ट कर लेता है। इसके ऊपर बड़े एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं कि बच्चे को जो है वो पैदाइश से पहले कोई म्यूजिक सुना रहे हैं और बार बार फ्रिक्वेंटली सुना रहे हैं, और पैदाइश के बाद जब वो बच्चा रोता है तो वही वाला म्यूजिक प्ले करते हैं तो वो चुप हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी कि वो माँ के पेट से इतने पारे वो सुन के उन्होंने वो कर लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कि वो पैदाइश से पहले वो करता है। अब 4 स्किल्स है ना आपके, तो बच्चा जो स्टार्ट करता है, याद रखिएगा कि इनेट एबिलिटी इंसान के अंदर है कि वो लैंग्वेज प्रोड्यूस कर सकता है, बोल सकता है। जिसके अंदर इनेट एबिलिटी ना हो वो बेसिकली वो काम नहीं कर सकता। इसको ऐसे समझ लें कि आप एक कंप्यूटर लेकर आते हैं, बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू, जिसके अंदर रैम लगी हुई है, उसके अंदर हार्ड ड्राइव लगी हुई है, अभी उसके अंदर कुछ इंस्टॉल नहीं हुआ। हम समझते हैं ये ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है इसमें, अभी तो इंस्टॉलेशन हमने करनी है। ऐसा नहीं है, उसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉलेशन है, प्रोग्रामिंग है। वो हार्ड ड्राइव में भी प्रोग्रामिंग है, रैम में भी प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग है, दैट्स वाई उसके अंदर विंडो इंस्टॉल हो रही है। अगर वो प्रोग्रामिंग ना होती तो कोई और चिप लगा लें, कोई और लोहे का टुकड़ा वहां रख लें, उसमें इंस्टॉल होगा। माइक्रोवेव ओवन में आपकी विंडो इंस्टॉल होगी, वाशिंग मशीन में नहीं होगी। तो असल में प्रोग्रामिंग पहले से होती है, उस प्रोग्रामिंग की वजह से उसमें विंडो इंस्टॉल होती है, और जिस डिवाइस के अंदर, जिस मोबाइल के अंदर जिस तरह की प्रोग्रामिंग होती है उससे रेलेवेंट सॉफ्टवेयर उससे इंस्टॉल होता है, दूसरा नहीं होता। इसी तरह से एक बच्चे के अंदर, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने इनेट एबिलिटी रखी है। नोम चॉम्स्की उसको कहता है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, ये उसके अंदर रखी हुई है। और अब क्या होता है कि लैंग्वेज की विंडो उसके अंदर इंस्टॉल होती है। अब जो भी बाहर से वर्ड डालेंगे वो इंस्टॉल, जैसे लैपटॉप में आप जो भी चीज़ USB में ले जाके जिस तरह से उसमें कॉपी करेंगे, वो गाने हैं, नाते हैं, वो हो जाएगा। इसी तरह वो आपने कॉपी करना होता बाहर से चीज़ें लाके। अब उसी घर के अंदर एक बिल्ली भी है, उसकी एज भी वो बच्चे की तरह है। वो बिल्ली 6 साल की भी हो जाए तो जितना मर्जी वो सुनती रहे, रिकॉर्ड करती रहे, सुन सुन के वो नहीं बोल पाएगी बिल्ली, क्योंकि उसके अंदर वो इनेट एबिलिटी नहीं है। अब बच्चे के अंदर इनेट एबिलिटी है। अब जो आप सबसे पहले उसके कानों से उसके मेमोरी में जाएगा, वो जो बार बार जाएगा तो वो वहां पे कॉपी होगा। फिर वो उसको एज इट इज सेम प्रोनाउंसिएशन के साथ, सेम एक्सेंट के साथ, सेम अंदाज के साथ प्रोनाउंस करने की कोशिश करेगा। ये पहले होती है लिसनिंग, फिर होती है स्पीकिंग। तीसरे नंबर पर होती है रीडिंग, कि वो इमेज को रीड करता है, यहां से ले जाके यहां अपनी मेमोरी में कॉपी करता है। जब वो कॉपी हो जाता है तो फिर वो राइटिंग के जरिए उसको प्रोड्यूस करता है। अगर
रिसेप्टिव स्किल्स लिसनिंग और रीडिंग नहीं है तो कभी भी स्पीकिंग और राइटिंग नहीं हो सकती। शायद आपको इल्म में होगा कि एक बंदा जो बेसिकली बहरा होता है, ठीक है, वो कभी भी बोल नहीं सकता, हालांकि बोलने की सलाहियत है उसमें, जब उसने कुछ सुना ही नहीं, सुना ही नहीं, कोई में ऊपर टैंक में कोई चीज गई नहीं तो आपको टैब में आगे क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ से बड़ी इंपॉर्टेंट बात नुक्ता भी हम समझ सकते हैं कि इंसान की शख्सियत कैसी होती है, इंसान कैसा बनता है, अच्छा बनता है, बुरा बनता है, किस तरह का बनता है। इंसान एग्जैक्टली वैसा बनेगा जो अपने कानों और आंखों से अंदर लेकर जाएगा। जो चीज आप यहां से अंदर लेके जाते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं लफ्जों की शक्ल में, वो प्रोड्यूस करते हैं सिंबल्स की शक्ल में, वो प्रोड्यूस करते हैं फैशन की शक्ल में, वो प्रोड्यूस करते हैं बिहेवियर की शक्ल में, वो प्रोड्यूस करते हैं आइडियाज की शक्ल में। तो जो जिस मॉडल को देखता है, जिसको देखता है, सुनता है, वो उस जैसा बिहेवियर, उस जैसा ड्रेसिंग, उस जैसे स्टाइल बना लेता है। इसलिए आप बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा उसको दिखाएं, वैसा उसको सुनाएं, वो वैसा बन जाएगा। हमारे यहाँ एक अजीब तजर्बा किया जाता है, हम दिखाते कुछ हैं, सुनाते कुछ हैं और बनाना कुछ चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये आपकी जो लैंग्वेज और ओवरऑल लर्निंग जो है वो आपकी आंखों पे और आपके कानों पे डिपेंड करती है। इसका आप सही इस्तेमाल कर लेंगे तो जो आप चाहेंगे वही होगा। बहुत अच्छे खान साहब। अच्छा, हम अभी बच्चों के बचपन के हवाले से बात कर रहे थे कि उनको कुछ अरसे तक जो है वो हम सिखाते हैं, उसके बाद वो वही बोलते हैं जो उन्होंने सीखा होता है। उसके बाद हमने बात की 12 साल के बाद के जो बच्चे हैं, जो जिनको इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, उसके अलावा टीचर की ज़रूरत होती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे यूथ में, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो वोकैबुलरी भी उनकी अच्छी है, इंग्लिश बोलना जानते भी हैं, सब कुछ उन्हें आता है, लेकिन जब वो किसी के साथ कन्वर्सेशनल इंग्लिश की तरफ जाते हैं तो उनकी ज़ुबान उनका साथ नहीं देती। उसकी क्या वजह? अच्छा, सबसे पहले तो ये हम बात कर लें कि वो बेसिकली लैंग्वेज बोलने के लिए स्टेप्स कितने हैं, कैसे सीखने हैं। अब नाजरीन के लिए ये है जी, पूरा मैं रोड मैप आपको दे रहा हूँ कि लैंग्वेज आपने सीखनी कैसे है और स्टेप्स कितने हैं, ठीक है। और जो ये ऑथेंटिक जो तरीका है, मेरा क्योंकि फील्ड ही ये है, मेरा काम ही ये है और पिछले 20 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। बेसिकली लैंग्वेज में जैसा कि पहले मैंने बताया कि थ्रू लिंग्विस्टिक्स आपने, फोनेटिक्स आपने सीखनी है, और इसके अंदर जो तो लैंग्वेज पढ़ा रहा है उसको तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, हमने भी पढ़ा है। उसकी ब्रांचेस होती हैं, जैसे लिंग्विस्टिक्स होती है, मॉर्फोलॉजी होती है, फोनेटिक्स होती है, इंग्लिश फोनोलॉजी होती है, आईपीए होता है, सिंटैक्स होता है, सेमेंटिक्स होती है, स्टाइलिस्टिक्स होती है, साइकोलिंग्विस्टिक्स होती है, सोशो लिंग्विस्टिक्स होती है, प्रैग्मेटिक्स होती है, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स होती है, सेमेंटिक्स होती है। ये तो एक टीचर के लिए हैं सारी चीज़ें। ये सारी स्टडी करेंगे तो फिर आपको लैंग्वेज का पता चलेगा। इसके अलावा भी बहुत है, ठीक है जी। अब एक स्टूडेंट को आपने जो बेसिक गाइडलाइन देनी है वो 3 चीज़ों की देनी है, ठीक है। लैंग्वेज बोलने के लिए सबसे पहले जो आपको स्टेप चाहिए होता है वो आप जब बोलना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आपको वो बात कहने के लिए वर्ड्स चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं पानी पीना चाहता हूँ तो मैं सोचूंगा पानी की इंग्लिश वाटर है, पीने की इंग्लिश ड्रिंक है, जाने की इंग्लिश वांट टू है, मेरी आय है। ये मैंने वर्ड सेलेक्ट कर लिए, मेरे पास हज़ारों वर्ड्स थे, उसमें से ये मैंने चुन लिए। अब इन वर्ड्स को मैंने एक पैरामीटर, एक तरीकाकार के तहत अरेंज करना है एक ऑर्डर में। वो अरेंजमेंट क्यों ज़रूरी है? इसलिए है कि हर कोई अपना अरेंजमेंट बना लेगा, तरतीब बना लेगा तो समझ में नहीं आएगी। इसलिए एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है कि आप सब इस तरतीब से बोलेंगे। अब आपने क्या किया कि उनको एक तरतीब दे दी, इसको कहते हैं सेंटेंस, और ये बेसिकली स्टडी होती है ग्रामर की, ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई ग्रामर। अब इसको जब मैंने प्रोनाउंस करना है, बोलना है, इट इज़ कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। ये तीसरा स्टेप हो गया। तो वर्ड, सेंटेंस एंड साउंड्स, ये 3 चीजें हैं। वर्ड को वोकैब कहेंगे, सेंटेंस को ग्रामर कहेंगे एंड साउंड्स को प्रोनाउंसिएशन कहेंगे। अब आपने इसको स्टडी करना है। अब स्टडी करने के लिए जो लिंग्विस्टिक्स आपको देती है, वर्ड की स्टडी के लिए आपको देती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी आपको टेक्निक्स देती है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच ये क्या कैसे स्टडी करते हैं। अब आप ग्रामर की स्टडी करते हैं तो उसके लिए होता है सिंटैक्स। आपने कॉमन सुने होंगे, 12 टेंसेस सुने होंगे, ठीक है, हमारे यहाँ वो पढ़ाए जाते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि मिनिमम आप 50 स्ट्रक्चर सिखाएं एक बच्चे को, ठीक है, कि वो इस अंदाज से सिखाएं कि एक बात को वो 50 मुख्तलिफ अंदाज से बोल सके और लिख सके, ठीक है। और ये कोई मुश्किल नहीं है, ये बच्चे सीखते हैं और बगैर सांस के वो बोल जाते हैं 50-50, ठीक है। अब ये हो गया आपका ग्रामर। अब आगे तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। ये मैं जो कहता हूं कि प्रेप से सिखानी चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हम, आप भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए, हमने भी पढ़े होंगे जी 5 वाउल्स पढ़े होंगे, ठीक है। अब वाउल्स जो मिनिमम वाउल्स हैं वो 20 हैं, 20 हैं, और 20 to 24 वाउल्स होते हैं, ठीक है। ब्रिटिश के अंदर, आरपी के अंदर 20 पढ़ाए जाते हैं आपको वाउल साउंड्स। ये जो आपने 5 पढ़े हुए हैं ये वाउल्स नहीं है,
ये वाउल्स को लिखने के लिए 5 लेटर्स हैं, ठीक है। असल में आपका एक लेटर जो पहला लेटर है ए, ये 5 वाउल्स को सिर्फ ये रिप्रेजेंट करता है। कैट ए, क्लास आ, टेबल ए, अबव अ, ऑल ओ। तो 5 साउंड्स को एक वाउल लिख रहा है, तो 5 लेटर्स के साथ आप 20 वाउल्स लिखते हैं। तो अब हम समझते हैं कि वाउल्स ही जो है ना वो शायद 5 है, ऐसा नहीं है। तो ये टोटल 44 ऑलमोस्ट ये आपके साउंड्स हैं। हमारे नाज़रीन को शायद पहली बार ये चीज़ सुनने को मिली हो, बड़ी फ़ायदेमंद गुफ्तगू है, आप जारी रखिए। जी, ये बेसिकली अब तो आपके सिलेबस में शामिल है चीज़ें। आपकी 9th की बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के 9th की इंग्लिश में ये शामिल है सारे, जो मैं वाउल्स बता रहा हूँ, कॉन्सोनेंट्स बता रहा हूँ। अभी आप जाके ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी या कैम्ब्रिज एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी या कोई भी एडवांस लर्नर डिक्शनरी ओपन करें नेट पे, उस पर कोई भी वर्ड लिखें, ओके, तो आप आज है इट्स ट्यूसडे टुडे, ठीक है, आप ट्यूसडे लिखेंगे इंग्लिश में तो सामने ये साउंड्स में फोनेटिक्स में आईपीए में लिखा हुआ मिल जाएगा। गॉट इट। अब ये देखें कि ये 44 जैसे कुरान पाक आपका है 29 हरूफ से बना, अलिफ बा ता सा, ठीक है। एक बंदे को आप 29 हरूफ ना सिखाएं और सारी जिंदगी वो कुरान पाक पढ़ता रहे 50,000 दफ़ा पढ़ ले, उसका तलफ़्फ़ुज़ ठीक होगा? नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ पे 44 साउंड्स हैं। जब तक आप बच्चे को ये ना सिखाएं, वो बोल जरूर लेगा लेकिन गलत बोलेगा, जैसे वो गलत कुरान पाक पढ़ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ प्रेप में आप बच्चे को ये साउंड सिखाएं, स्टार्ट में पहले इसके साउंड्स ठीक करें। क्यों? साउंड से बनते हैं वर्ड्स और वर्ड से बनते हैं सेंटेंसेस। गॉट इट। तो ये हो गई बेसिक 3 चीजें कि वोकैब कैसे सीखनी है, ग्रामर कैसे सीखनी है और प्रोनाउंसिएशन कैसे सीखनी है। अब जब आपने ये सीख लिया तो अब आ जाए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अब इनको यूज करके आपने कम्युनिकेशन करनी है। कम्युनिकेशन के अंदर 4 स्किल्स हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। अब अगर 4 के 4 इनका एनालिसिस करें आप, तो यही इन तीनों से बने हैं। स्पीकिंग है, आप क्या करेंगे, वर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसकी ग्रामर और फिर उसका साउंड। लिसनिंग के अंदर आप पहले साउंड रिसीव करते हैं, फिर उसका ग्रामर देखते हैं, फिर उसका वर्ड देखते हैं। रीडिंग के अंदर वर्ड है और उसकी ग्रामर है। राइटिंग के अंदर वर्ड है और उसकी ग्रामर है, ठीक है। अब आप ये देखें कि अब इसको प्रैक्टिस चाहिए कि वो प्रैक्टिस करके उसको यूज करे। अब आपके सवाल का जवाब जो था वो मेनली वो ये था कि आप याद रखिएगा कि कुछ काम होते हैं वो आप करते हैं कॉन्शियसली और कुछ करते हैं आप सब कॉन्शियस से, ठीक है। कॉन्शियस का मतलब ये होता है जो एक्टिव है और जो आपकी सेंसेस से रेलेवेंट है, और उसमें ये होता है कि आप वो सोच विचार के साथ कर रहे होते हैं। और कॉन्शियसली आप एक वक्त में एक काम कर सकते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं, कॉन्शियसली चला रहे हैं, न्यू है ड्राइवर, अब आप बैठे हुए हैं ऐसे और जो ही जनाब गियर चेंज करने लगते हैं तो वो उधर तवज्जो गई और गाड़ी उधर चली गई। एक वक्त में आप एक काम कर रहे हैं। अब जब बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये आपकी प्रैक्टिस चली जाती है सब कॉन्शियस में। अब कॉन्शियस से नहीं ये काम कर रहे, अब ये सब कॉन्शियस से हो रहा है। आप कॉन्शियसली गपशप लगा रहे हैं, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, आप चिप्स खा रहे हैं, गाड़ी चल रही है। तो बहुत सारी चीजें आपकी होती हैं सब कॉन्शियस से, उनको कॉन्शियसली नहीं किया जा सकता, ठीक है। लैंग्वेज जो बोली जाती है वो कॉन्शियस से नहीं बोली जाती, वो सब कॉन्शियस से। अभी ये पिछले आधे घंटे से आप मेरी गुफ्तगू मुझसे कर रहे हैं, आपने ये कभी भी सोचा कि मैंने फ्यूचर बोलना है तो मैं गा बोलूं, मैंने पास्ट बोलना है तो मैं था बोलूं? कभी ऐसा सोचा आपने? अगर आप ऐसा सोच के बोलने की कोशिश करें, आपसे बोला जाएगा? बोला ही नहीं जाएगा ना। तो इंग्लिश में आप यही करते हैं कि आप उसको प्रैक्टिस करके सब कॉन्शियस में ले जाते ही नहीं, और उस वक्त मौके के ऊपर कॉन्शियसली आप फार्मूले बना रहे होते हैं कि फ्यूचर है, इंडेफिनिट है, फलां है, जो रूल सीखे हुए हैं, तो आपसे बोला नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने सबसे पहले वो जो 3 उसूल मैंने बताए, वो 3 चीजें बच्चों को देनी है, सिखानी है, पढ़ानी है, प्रैक्टिस करवानी है। उसके बाद उनको इतनी प्रैक्टिस करवानी है रीडिंग की, राइटिंग की, लिसनिंग की, स्पीकिंग की, कि ये सारी चीजें उनके सब कॉन्शियस में चली जाएं। अगर वो बेसिक चीजें आपने नहीं सिखाई तो फिर भी वो बोलेंगे जरूर, लेकिन गलत, एक्यूरेसी नहीं होगी। ये 3 चीजें सिखा के आप इस स्टेज पे लाएंगे, फिर सही बोलेंगे। ये हो गया जी तीसरा काम। अब चौथा काम, तो सॉरी सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप ये है, अब इट इज कॉल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो पुरअसर कम्युनिकेशन होती है, जो कन्विंस करती है, जो कायल करती है, जो मोटिवेट करती है, जो इन्फ्लुएंस करती है, उसके अंदर आपकी बॉडी लैंग्वेज और उसके अंदर आपके साउंड्स आते हैं। साउंड्स का वॉल्यूम, उसकी पिच, उसका इंटोनेशन, उसका फेस, उसका एम्फसाइज, ये सारी चीजें आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, आपकी हैंड मूवमेंट, आपकी आई, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, ये आती है। असल में कन्विंस ये करते हैं। बिल्कुल। वर्ड्स आपके 10% है। बिल्कुल ठीक। आप एक मूवी देखने जा रहे हैं, टिकट ले रहे हैं, आप पहले डिस्कस कर रहे हैं, यार इसमें हीरो फलां है, उसने इतने करोड़ लिया है,
स्टोरी फलाने लिखी है, आपको सब पता है ना कि फेक है, ड्रामा है, झूठ है, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब इमोशनल सीन आएगा आप रोना शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हम आप कहते हैं यार अल्लाह करे ये बच जाए, आप इतने टेंशन में आ जाते हैं। क्यों? उसके पास दो बातें हैं, डायलॉग, वॉइस और उसकी बॉडी लैंग्वेज। अगर कोई माठा एक्टर हो तो उसका इफेक्ट होगा? नहीं होगा। लफ्ज तो वही लिखे हुए, उसी राइटर ने लिखे हुए हैं। तो असल चीज ये दो हैं। बिल्कुल। अब ये सिखाना मकसूद होता है कि अब आपकी प्रेजेंटेशन, इंग्लिश बोलनी भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको आ जाए फिर बहुत बड़ी बात है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये है कि आपको लोगों को ऑपरेट करना आ जाता है, आपको लोगों को डील करना आ जाता है। वो नहीं है तो आपको वो करना पड़ता है जो लोग चाहते हैं। जब ये आ जाता है तो लोग वो करते हैं जो आप चाहते हैं, और जब आपके पास ये फन आ गया कि लोग वो करें जो आप चाहते हैं, तो फिर इंटरव्यू, फिर सेल्स, फिर मार्केटिंग, फिर जॉब, फिर हर चीज़ आपके हाथ में आ जाती है। नहीं रखती ये, हर चीज़ आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा खान साहब, अभी आपने एक बात कही कि हम अपनी लैंग्वेज को अपने कॉन्शियस से निकाल के सब कॉन्शियस में लेके जाएं और तब हम बोलें तो वो हम बड़ी फ्लुएंसी के साथ हम उसे बोल सकते हैं इंग्लिश को। तो हम उसे सबकॉन्शियस में तब लेके जाएं जब हम किसी के साथ बात करें, गुफ्तगू करें अपने गिरदोनवा के लोगों के साथ। लेकिन अक्सर देखने में ऐसा आता है कि हम जब किसी से बात करते हैं, अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, अपने माँ बाप से, तो वो हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें डिस्करेज करते हैं कि इसको इंग्लिश अच्छी बोलनी नहीं आती, ये बोल नहीं सकता। ऐसे मौके पे क्या किया जाए? अपने जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी तालीम की जाए, या अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बना लिया जाए कि वो जो मर्ज़ी कहते रहें, हम उनकी बात का ख्याल ना करें और बोलते रहें उनके सामने। तो इस मौके पे क्या करना चाहिए? ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है, हम सारी ज़िंदगी लोगों की खुश करने के में लगे होते हैं और इन फियर की वजह से हम ज़िंदगी के आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसके लिए सबसे पहले तो नाजरीन को मैं रेकमेंड करूँगा कि मेरा जो पिछला सेशन हुआ था लाइव जो था कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे, उसको सुने। आपको अल्लाह ताला ने दो इमोशंस दिए हैं, एक डिज़ायर और एक फियर। डिज़ायर के वो काम कर जाएं और फियर उससे रुक जाएं। तो फियर जो इसलिए इस्तेमाल करना आपने कि भाई जब आप गलत काम कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, तो तब सोचो क्या कहेंगे लोग, पकड़ा गया मैं, देख लिया लोगों ने, मेरी बड़ी शर्मिंदगी होगी। उस पर आप ये सोचें। जब आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जब आप, अच्छा यहाँ बड़ा अजीब माहौल है, हम वो आपको रोज़ाना वीडियो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, मार्केट के अंदर, माशरे के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी मतलब कि वो गलत और गैर इखलाकी और मामलात, तो उस पर तो वो सोचते ही नहीं कि यार हम लाइव कर रहे हैं, लोग क्या देखेंगे। उस पर नहीं सोचते लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब हम कोई सही काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, तो उस पर यार लोग क्या कहेंगे, मैं तो मस्जिद जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, तो उस पर भी परेशानी होती है। ठीक है, तो बेसिकली आपको जब सही काम करना है तो पहली चीज़ है कि इससे कोई परवाह नहीं है। उनका काम है हंसना, उनका काम है रोना, उनका काम है मजाक उड़ाना। आज जितने बड़े लेजेंड्स हैं, आज जितने बड़े नाम हैं, लोग इनको बड़े बड़े ताने देते थे, इनको पत्नी क्या देते थे, पैगंबरों को नहीं छोड़ते लोग। ठीक है, तो पहली बात है कि इस चीज़ को तो खातर में ही ना लाएं कि लोग क्या कहेंगे। आपने अपना गोल सेट करना है और आपने उसको अचीव करना है। उसके बाद का सोचें कि जब मैं इस स्टेज पे खड़े होकर इस लेवल पे बात कर रहा हूँ, जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ, जब मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जब मैं अर्निंग कर रहा हूँ, जब मैं इस लेवल पे पहुँचूंगा, तब लोग क्या कहेंगे, वो लेवल सोचें। याद रखिएगा, नाकाम और कामयाब लोगों के दरमियान फ़र्क ये है कि नाकाम लोग रास्ते में आने वाले मसाइल के ऊपर फोकस करते हैं। अच्छा ये भी होगा, वो भी होगा, ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा, पैसे भी लगेंगे, टाइम भी देना पड़ेगा, लोग ये कर देंगे, वो हो जाएगा, वो इस पे फोकस करते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। कामयाब लोग अपने गोल पे फोकस करते हैं। यार जब मैं उस पीक पे पहुंचूंगा, पहाड़ पे चढ़ना बड़ा मुश्किल है, उसको समिट करना बड़ा मुश्किल है, रास्ते में तूफान या क्या कुछ आएगा, लेकिन जब मैं कर लूंगा, मैं झंडा लहराऊंगा, तो दुनिया खड़ी होगी मेरे इंतजार के अंदर। मैं दुनिया के अंदर मेरा एक नाम होगा। जब ये कप लेकर आऊंगा, जब ये कंपटीशन जीत कर आऊंगा, जब फिर ये मेरी लग्जरी लाइफ होगी, फिर ये, तो वो उसकी खातर ये चीजें सेक्रीफाइस करना पड़ती हैं। तो ये पहले ज़हन से निकाल दें। दूसरी बात ये है कि आपको 7 अरब की आबादी है, हर तरह के लोग मिल जाएंगे, तो आप क्यों उनके साथ ही जाते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। लोगों की कमी है, आप वो लोग तलाश करें जो इनकरेज करने वाले हैं, जो उस माहौल के हैं। ठीक है, अब तो आपके पास इंटरनेट, हर तरह की टेक्नोलॉजी है, आप तो हर जगह पे, और जहां तक बात है रीडिंग की और राइटिंग की, इसमें तो किसी बंदे की जरूरत ही नहीं ना, ये तो आपने प्रैक्टिस करनी है। फिर आ जाए लिसनिंग के ऊपर, तो सुनने के लिए वो भी आपने प्रैक्टिस करनी है, उसमें भी आपको किसी की जरूरत नहीं है। आगे स्पीकिंग, तो स्पीकिंग याद रखिएगा, ये नहीं है कि दूसरा आपसे बोलेगा तो आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होगी। स्पीकिंग नाम है प्रैक्टिस का।
ठीक है, आप गाड़ी जितनी चलाते जाएंगे चलाते जाएंगे आपकी वो प्रैक्टिस होती जाएगी। आप बोलते जाएं, आपको क्या कंसर्न, आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ देखना शुरू कर दें कि आई एम सिटिंग इन स्टूडियो एंड व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, जो भी यहाँ पे हो रहा है वो जो है वो आप बोलना शुरू कर दें, और जो आपके रूम में हो रहा है, जो आप हो रहा है वो आप खुद से बोलते रहें, खुद से अच्छा, वो बोलते रहें। हमारी लिसनिंग भी ठीक करेगा, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो हमें सुनाई भी दे रहा है। जी डेफिनेटली वो उसका इफेक्ट आपके ऊपर ज़रूर होगा, लेकिन लिसनिंग में आपको वो करूँगा कि हमेशा जो अथेंटिक हैं, नेटिव स्पीकर हैं, अहले ज़बान है, सिर्फ उनको सुने। बिल्कुल, ठीक है, वो आपको इफेक्ट करेगी, ताकि ठीक उनका है, एक्सेंट भी ठीक हम है। जो फॉलो मैं कर रेकमेंड सकें। भी करूँगा इसमें कि ये BBC 6 मिनट इंग्लिश है, ये नाजरीन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है कि इसको सुने आप। 6 मिनट के क्लिप होंगे ये, और ये एग्जैक्टली स्टूडेंट के लिए बने हुए हैं। उसमें एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, उसमें चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपसे की इंप्रूवमेंट होती है। लिसनिंग से आपको प्रोनाउंसिएशन मिलती है, लिसनिंग से आपको एक्सेंट मिलता है, लिसनिंग से आपको स्पीकिंग मिलती है, लिसनिंग से आपको वोकैब मिलती है, लिसनिंग से आपको ग्रामर मिलती है। लिसनिंग और रीडिंग दो ही तो चीज़ें हैं, इस पे जितना फोकस करेंगे आपके दूसरे स्किल्स उतने इंप्रूव होते जाएंगे। तो आप खुद से बोलें, और फिर जो आपको जिनके साथ आप हेल्पलाइन पे कॉल करें। आप कितनी हेल्पलाइन है, आप उन पे फ्री हेल्पलाइन है, आप इंग्लिश में आप उनसे बात कर सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप चीज़ों के बारे में शेयर कर सकते हैं। अब ऑनलाइन आपके पास वैसे भी तो लगे होते हैं चैटिंग करने कहाँ कहाँ पे, आप नेटिव स्पीकर्स के साथ किसी टॉपिक के ऊपर ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं, इवन लैंग्वेज के ग्रुप बने हुए हैं, लर्निंग के ग्रुप बने हुए हैं, वही नेट है, वही मोबाइल आपके पास है, आप उनको ज्वाइन करें। वहाँ तो बोली सारी इंग्लिश रहे, तो आप क्यों वो उनके साथ जाके कर रहे हैं जिन्होंने आपको डिमोरलाइज करना है। तो हर तरह की चीज़ें मौजूद हैं, जस्ट आपको उसको तलाश करना पड़ेगा। अच्छा खान साहब, हमारे यहाँ पे कुछ यूथ है, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर जाना चाहते हैं और उसके लिए आइट्स करना चाह रहे होते हैं वो। तो जो बच्चे आइट्स कर रहे हैं उनके लिए कुछ आपकी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस के आइट्स करने वालों के लिए, अगर वो करना चाहते हैं तो इन चीज़ों पर वो ध्यान दें, तो वो आइट्स में अच्छे बैंड ले सकते हैं। हालांकि हमारा टॉपिक से थोड़ा हटके है, लेकिन मैं सिर्फ कुछ जी थोड़ा वो सा आपसे आपका जवाब चाह क्वेश्चन रहा हूँ। बहुत अच्छा है। मेरा कल मैंने इसी पे किया है, कल मेरी वीडियो थी, वो मैं अपलोड करता रहता हूँ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, तो इसी के ऊपर आइल्स के ऊपर मैंने की थी। बेसिकली देखें, आप आइल्स करना चाह रहे हैं तो आइल्स पहले समझ लें कि है क्या। आइल्स एक टेस्ट का नाम है। वैसे तो मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि आपका फोकस स्किल पे होना चाहिए। जब आप पढ़ने आते हैं लैंग्वेज के लिए या किसी भी जगह पे आते हैं, मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि ना आप ये ज़हन में रखें कि मैंने BA करना, आइल्स करना, CSS करना, ये करना, वो करना, स्पेसिफिक ना करें अपने आप को। भाई ये जितने एग्जाम है ना, ये आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी कम्युनिकेशन चेक करने के लिए एग्जाम्स हैं। तो आप कॉम्पिटेंट बन जाएं, आप वाकई कम्युनिकेशन अच्छी कर लें। जब अच्छी हो जाए तो जिस मर्जी फॉर्मेट से चेक करें, वो बुलवाएंगे ना आपको, आपको बोलना आता है, वो कहेंगे लिख के लिखना आता है आपको, वो कहेंगे पढ़ के देखो, पढ़ना आता है, सुनाएंगे आपको, समझना आता है, तो जिस तरह से मर्जी करें, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो मेन फोकस आपका कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। उसके बाद आपको किसी भी, हाँ, जो टेस्ट आप दे रहे हैं उसके फॉर्मेट का पता होना चाहिए। आइल्स क्या है जी? आइल्स 4 आपके रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग को चेक करता है। कैसे चेक करेंगे? स्पीकिंग के अंदर 11 से 14 मिनट की आपकी लाइव आपका वो इंटरव्यू होगा। पहला जो होगा स्टेप, उसके अंदर वो आपका इंट्रोडक्शन होगा। दूसरे स्टेप में आपको कोई टॉपिक देंगे कि 2 मिनट आप इस पे बात करें। तीसरे स्टेप में आपको उसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। तो आप से जब इंट्रोडक्शन करें तो उससे पहले जो आपने तैयारी करनी है, आप अपने बारे में, अपनी हॉबीज़ के बारे में, अपने इलाके के बारे में, अपने शहर के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बोलें। इसी से रेलेवेंट बात होती है। और फिर जब इंट्रोडक्शन में आप जो बात करेंगे लाइकिंग की, जिस चीज़ की, वो उसी के ऊपर आगे आपसे बात करेंगे। वो ये नहीं चेक करेंगे कि आपको नॉलेज कितना है इस टॉपिक पे, वो चेक करेंगे कि आपकी वोकैब, आपकी फ्लुएंसी, आपकी ग्रामर कैसी है। तो इसलिए रूटीन में आप उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करें और इंटरव्यू में भी वही बात करें जिसको आगे आप बात उसके ऊपर प्रैक्टिस है। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। मैं तो कहता हूँ कि आपका ये लेवल होना चाहिए कि आधा घंटा खड़े होकर आप प्रेजेंटेशन दे सकें। ये 2-4 मिनट तो मामूली बात है। अब उसके बाद आ जाए जी लिसनिंग के 4 सेक्शन होते हैं। एक में वो मोनो होती है, फिर आपस में कन्वर्सेशन, आप कोई हो रहा है, डायलॉग हो रहा है, उसको सुन के आपने जवाब लिखने होते हैं कि इन्होंने ये जगह क्या बोली है, फलां क्या बोला है। तो ये भी वही प्रैक्टिस की बात है। प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। 30 मिनट का ये होता है, 40 मिनट टोटल होते हैं। वो 4 सेक्शन होंगे, 40 क्वेश्चंस होंगे। अब आ जाए रीडिंग के ऊपर। रीडिंग में आपके 3 पैसेज वो आपको देंगे और उन 3 पैसेजेस के अंदर 40 के करीब वो क्वेश्चंस होंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स होगा, ट्रू फॉल्स हो गए, इस तरह की चीज़ें होंगी। तो वो आपने पढ़ने और आपको उसको फॉलो करना है। उसमें सबसे पहले आपकी रीडिंग स्पीड की प्रैक्टिस करें आप, कि 1 मिनट में आप जो स्पीड है 300 वर्ड्स पर मिनट आपको पढ़ने चाहिए। ये स्पीड अगर आपकी है, क्योंकि वो 2700 से 3000 के करीब वर्ड्स होंगे आपको, ताकि उस पर टाइम वेस्ट ना हो और बाकी आप टेक्निक्स की तरफ जाएँ। उसके बाद आगे जो है
लास्ट आ गया आपका राइटिंग का। राइटिंग के अंदर दो होंगे आपके पास टास्क होंगे, ठीक है, वो 40 मिनट का और 30 मिनट का, वो ज़रा डिफरेंट होते हैं, जर्नल में और होता है और एकेडमिक में और होता है। दो तरह का आइट्स है ना, आप स्टडी के लिए जा रहे हैं तो और है, आप कोई इमिग्रेशन टाइप जा रहे हैं तो वो और है। तो ये है, तो उसमें भी आपकी बेसिकली ग्रामर और आपकी ये पंक्चुएशन और ये चीज़ें, स्पेलिंग वगैरह ये चीज़ें एसेस हो रही होती है। तो आप बेसिक उस चीज़ को ठीक कर लें तो फिर ये आपके लिए इशू नहीं रहता। अब फिर आप ये करें कि आपको फॉर्मेट का पता चल गया, फॉर्मेट के बाद आपने क्या करना है, एक प्लेसमेंट टेस्ट होता है, वो टेस्ट में अपीयर हूँ आप 1 to 9 बैंड होते हैं, आपको या तो 6 चाहिए होंगे, 6 to 8 के दरमियान आपको चाहिए होंगे, या 5.5 चाहिए होंगे। आपने देखना कि ऑलरेडी आपके कितने बैंड हैं, 4 हैं, 3 हैं, 2 हैं, 5 हैं, और जाना कहाँ पे, जो गैप है उसको देख लें। उस गैप को देखने के लिए पहला स्टेप कि आपको फॉर्मेट का पता हो, दूसरा स्टेप के बेसिक चीज़ों का नॉलेज हो, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो 80% है वो आपकी प्रैक्टिस है। रोज़ाना प्रैक्टिस करें, रोज़ाना प्रैक्टिस करें। हर प्रैक्टिस के बाद आप थोड़ा थोड़ा आगे जाना शुरू हो जाएंगे, जो पहले भी मैंने बात की। अब चौथी बात ये होती है असेसमेंट, कि अब आपको कोई असेस करे और असेस करके बताए आपको कि भाई आपकी जो बैंड है ना 5 है, और ये जो आपके नंबर कटे हैं ये आपकी इस चीज़ की वजह से कटे हैं, आप अपनी इस चीज़ को इम्प्रूव करें। वो फिर आप उसको इम्प्रूव करके दोबारा अटेम्प्ट करेंगे अगले वीक में, तो 5.5 पे आ जाएंगे। फिर उसमें जो मिस्टेक्स हैं उनको देख के फिर उसको ठीक करके अटेम्प्ट करेंगे, 6 पे आगे आ जाएंगे। और आखिरी बात इसमें ये होती है टेक्निक्स, कि हर एक एग्जाम की कोई टेक्निक्स होती हैं, अगर वो सीख लेते हैं तो आपका 0.5 to 1 बैंड वैसे ही इंक्रीज हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप टेस्ट देने जाते हैं तो आपको उसमें सिखाया जाता है भाई जाना कैसे है, बैठना कैसे है, स्माइल कैसे करनी है, कॉन्फिडेंस क्या होना चाहिए, आपकी स्पीड कैसी होनी चाहिए, पॉज कैसा होना चाहिए आपका, आपने क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, इस तरह राइटिंग के अंदर आपने स्टार्ट कैसे करना है, कंजंक्शन का यूज़ कैसे करना है, उसको क्लोज कैसे करना है आपने, ठीक है। तो ये जो कुछ टेक्निक्स होती हैं अगर ये आपको सिखा दी जाए तो 1 बैंड वैसे इंक्रीज कर जाता है। इट्स नॉट अ टफ जॉब, सिर्फ थोड़ा सा ये इन पैरामीटर्स को फॉलो करें। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ है मेरी कुछ में जिसमें ये पूरे एक एक चीज़ के ऊपर, टेक्निक्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर ये सीख सकते हैं इसके हवाले से। बहुत शुक्रिया खान साहब आपका कीमती वक्त देने का, और हमारे नाजरीन ने यकीनन इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा होगा, और फ्यूचर में भी अगर वो ये प्रोग्राम देखेंगे तो वो ज़रूर सीखेंगे और उनको रहनुमाई मिलेगी। नाजरीन, आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।